जय हिंद दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ भैया आप लोगों के बीच में उज्ज्वल परिवार की तरफ से अपनी एक और क्लास लेकर के। सबसे पहले उज्ज्वल परिवार में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और जो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हिस्ट्री की रहेगी। जैसा कि आप लोगों को पता, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं भाई? यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। अब देखिए, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन को लेकर के हमारी बातचीत चल रही है, और इसमें हमने कई टॉपिक अपने कई क्लासें, इसमें 8-10 क्लासें निकल चुकी हैं। तो जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं वो जो यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पर जाएंगे और प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी जो पीछे की क्लासें वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, मैं बात करूँगा, सीधा टॉपिक पे आऊँगा। आज का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा? यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। देखिए भाई, हमने बात करी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन किस प्रकार से, पुर्तगालियों से लेकर के। और जो हमारी क्लासें चलती चलती पुर्तगाली, अंग्रेज आए, उसके बाद डच आए, फ्रांसीसी आए, वो सारी की सारी बातें हम अपनी पिछली क्लासों में कर चुके हैं। डायरेक्ट बात करूं तो जो लास्ट क्लास थी मेरी, लास्ट क्लास के अंदर क्या था, हम पहुंच चुके थे कर्नाटक के युद्धों को लेकर के। या मैं बात करूं अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में जो लास्ट में क्या हो रखा था कि दोनों कंपनियां क्या थी? सबल थी, दोनों कंपनियां ताकतवर थी, और दोनों कंपनियां, दोनों ताकतें ये चाह रही थी कि भारत के ऊपर सर्वोच्चता हम हासिल करें। इधर फ्रांसीसी ये चाह रहे थे, इधर अंग्रेजों की भी इच्छा थी। अब उसमें विजयी कौन रहेगा? ये तकरीबन 20 साल के आसपास संघर्ष रहा, और इस 20 साल के संघर्ष में अंग्रेजों ने अपने आप को अपनी सर्वोच्चता को साबित कर दिया। उस बात को लेकर के हम यहाँ पर ये जो आज की जो क्लास रहेगी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आप लोगों के लिए। चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो एलडीसी, यूडीसी, सीएचएसएल, किसी भी प्रकार का टेस्ट हो, नॉन टेक टेस्ट हो, आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी आप लोगों के लिए क्लास। तो कृपया करके क्लास को पूरी देखा करें आप लोग। और बीच में कभी मैंने एक दिन और भी बोला था आप लोगों को, आप स्किप करते हैं क्लास को। अगर मैं कोई बकवास भी कर रहा हूं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा मेरे दोस्तों। फिर भी चलिए, मर्जी है आप लोगों की, कोई बात नहीं। मैं मेरा काम कर रहा हूं, आप लोग अपनी इच्छा से ही करेंगे, मेरे कहने से नहीं करेंगे, मुझे पता है। चलिए दोस्तों, हम बात करें कर्नाटक का प्रथम युद्ध। ओके, जो फ्रांसीसी व अंग्रेजों के बीच में जो संघर्ष हुआ वो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ कब था भाई? 1746 से लेकर के 1748 तक। एक बात बता दूं, दूसरी बात, कर्नाटक का ये हुआ 1749 से लेकर के 55 तक। कर्नाटक का तीसरा ओके भाई, देखिए मैंने जिक्र किया आप लोगों के बीच में कि कर्नाटक के 3 युद्धों का बड़ा महत्व रहता है हमारे टेस्टों को लेकर के। इसमें पूछा जा सकता है कि ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ। और मैं पीछे के क्वेश्चनों की बात करूं तो जो पहले क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, और आज की क्लास में 50 से 100 के करीब आप लोगों के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर होने वाले हैं, लेकिन आप लोग देखेंगे तब। ओके, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, पहला क्वेश्चन यही आ जाता है। संघर्ष की बात करी मैंने, कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों को लेकर के जो सर्वोच्चता को लेकर के जो संघर्ष हो रहा है भारत के अंदर, मैं उसकी बात कर रहा हूं। पिछली क्लास के अंदर मैंने जिक्र किया था, कर्नाटक के प्रथम युद्ध तक मैं पहुंच चुका था, सिचुएशन का मैंने जिक्र किया। कोई भी क्लास ऐसी होती है जिसमें मैं पक्का 100% आप लोगों को यह समझाने की कोशिश करता कि ऐसा क्यों हुआ। जिस दिन आप लोगों को यह समझ में आने लगेगा ऐसा क्यों हुआ, तो आप उस क्वेश्चन का, आई थिंक वी कैन रिप्लाई एवरी क्वेश्चन। हम प्रत्येक क्वेश्चन का रिप्लाई दे सकते हैं अगर वो उस चीज से संबंधित है, अगर हमें यह पता है ऐसा क्यों हुआ। यदि आप क्यों के पीछे चलेंगे तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध क्यों हुआ, क्या सिचुएशन थी उस समय, ऐसी क्या कंडीशंस बन गई थी कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ। ओके, एक दिन का युद्ध नहीं है भाई, इसके बीच में क्या 1748 में युद्ध हुआ,
1749 में भी युद्ध हुआ, ऐसे चलते रहेंगे। 46 में युद्ध हुआ, पहला मान लो प्रथम युद्ध की बात करूं 46 में हुआ। उसके बाद 47 में भी कुछ छोट मोटी युद्ध हुआ, 48 के अंदर भी युद्ध हुआ। उसके बाद 49 की बात करें, दूसरे युद्ध में हम घुसते हैं, 1749 की बात करें तो 49 में भी युद्ध हुआ है और वो आगे चलता गया है। उसके बाद बात करें हम इसके 1756 में भी युद्ध हुआ है, 1757-58, 1758 में भी युद्ध हुआ। वास्तविक युद्ध अगर थर्ड फाइनल युद्ध की बात करें 1758 में जब शुरू हुआ है, तो ये चीजें तब समझ में आएंगी जब आप लोग पूरी क्लास देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा उस समय की पूरी पिक्चर आप लोगों के बीच में लाने की। चलिए ओके, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ? पहली बात क्लियर ये है, संघर्ष हुआ अंग्रेज और उनके बीच में, 3 युद्ध हुए और 3 युद्धों में इन दोनों शक्तियों का काम है। और हम जो पढ़ेंगे, ये जो आज की जो क्लास घूमेगी वो हैदराबाद के निजाम नंबर 1, नंबर 2 कर्नाटक के नवाब। ये पूरी कहानी, ये पूरा संघर्ष इन 2 के ऊपर चलेगा, इन 2 के ऊपर रहेगा। कभी कोई हैदराबाद में पहुंच जाएगा, कभी कोई कर्नाटक में पहुंच जाएगा, तो समझना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए दोस्तों, समय खराब नहीं करूंगा। यहां पर मैंने बात करी थी, सिचुएशन क्या हुई थी भाई? सिचुएशन ये हुई थी कि 1740 में क्या हुआ था? 1740 में एक अंग्रेज अधिकारी बार्नेट जो थे, उन्होंने फ्रांसीसियों का क्या किया था, जो लास्ट क्लास के अंदर मैं 2 मिनट में बात करूंगा एक बार, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। उन्होंने क्या, बार्नेट ने क्या किया था, कुछ फ्रांसीसी जहाजों को क्या कर लिया, कुछ जलपोतों को क्या कर लिया, उसने कब्जा कर लिया। जब ये कब्जा कर लिया तो उस समय जो फ्रांसीसी गवर्नर थे, कौन थे? डुप्ले थे। डुप्ले साहब किसके पास गए? नवाब साहब के पास गए। नवाब साहब की उन्होंने सुनी नहीं। किसने नहीं सुनी भाई? नवाब साहब की सुनी नहीं। जो कर्नाटक के जो नवाब थे उनकी उन्होंने सुनी नहीं। जब सुनी नहीं उन्होंने, तो इन्होंने क्या किया, मॉरिशस का जिक्र किया था मैंने, मॉरिशस 1721 में कब्जा किया था मॉरिशस ने। ध्यान रखना इस बात को, मॉरिशस पर फ्रांसीसियों ने। तो यहां पर एक जर्नल थे इनके, उनका नाम था लाबुडन। ये इनसे इन्होंने सहायता मांगी, डुप्ले ने इनसे सहायता मांगी और ये 3000 सैनिक लेकर के 3000 सैनिकों के साथ कहां पहुंच गया? मद्रास, जो कोरमंडल तट था वहां पर पहुंच गया। और इसने क्या किया, मद्रास का घेरा डाल दिया। मद्रास का घेरा डाला। जब मद्रास का घेरा डाला इन्होंने, तो क्या किया, मद्रास पर कब्जा हो गया। अब अंग्रेजों ने क्या किया, इनको ये बोला ठीक है भाई, आप हमारे को छोड़ दो, हम आपके जहाज दे देते वापस। उन्होंने जहाज वापस दे दिए मद्रास के छोड़ने के लिए। इन्होंने बोला, तो इन्होंने क्या किया, लाबुडेन ने मद्रास को छोड़ दिया 40,000 पाउंड। 40,000 पाउंड के बदले इसने क्या कर दिया, मद्रास को छोड़ दिया। लेकिन जो डुप्ले था फ्रांसीसी जो गवर्नर था डुप्ले, ये बहुत दूरदर्शी व्यक्ति था। अगर मैं ये बात बोलूं कि जो फ्रांसीसी ताकत को बिल्कुल हाईलाइट करने वाले, फ्रांसीसियों की जड़ जमाने वाला जो व्यक्ति था, वो कौन था? डुप्ले था। इज दैट क्लियर? ओके। जब डुप्ले ने ये देखा कि यहां पर तो अव्यवस्था फैली हुई है, तो उसने क्या किया, वापस उसका घेरा डाल दिया। किसका घेरा डाल दिया? मद्रास का। एक बार छोड़ दिया, उसके 1 साल के अंदर अंदर उसने तुरंत उस पर घेरा डाल दिया। यहां तक इनकी सिचुएशन बन चुकी थी। यहां तक मैंने आप लोगों के बीच में क्लास ली थी। पिछली जो लास्ट क्लास थी वो क्लास आप लोगों के बीच में यहां तक चली थी। ठीक है, एक बार मैंने आप लोगों को 1 मिनट के अंदर ये मैंने आपको रीटच करने की कोशिश। अब सिचुएशन हो चुकी है, मद्रास का घेरा किसका है? डुप्ले का, फ्रांसीसी ताकतों का। मद्रास का घेरा डाल रखा उसने। मद्रास बोला कि मैं नहीं दूंगा मद्रास। डुप्ले मद्रास को चारों तरफ से उसने घेर रखा। तो युद्ध तो होना ही है भाई। जहां पे कुर्सी का चक्कर, जर जोर और जमीन ये युद्ध की हुआ है, तो जमीन का चक्कर चल पड़ा, तो युद्ध तो होना ही है। और इन दोनों ताकतों के बीच में युद्ध हुआ, और जिसे जो युद्ध हुआ उसे सेंट थोमे के युद्ध से जाना जाता। किस नाम से जाना जाता? उसको सेंट थोमे के युद्ध के नाम से जाना गया। यह पक्का ध्यान रखना, हैदराबाद और निजाम इसी के ऊपर पूरा सर्कल चलेगा भाई। मैंने बताया था निजाम कौन था, हैदराबाद का कैसे क्या कुछ संबंध था, वो सारा का सारा आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। देखिए, कर्नाटक का जो युद्ध हुआ, इसमें सेंट थोमे, (1748) अब हमारा टॉपिक यहां से शुरू है। सेंट थोमे का युद्ध 1748 ईस्वी में हुआ। भाई किसके मध्य हुआ ये युद्ध?
सैंट थोमे का जो युद्ध है किस किस के मध्य हुआ? तो ये जो कर्नाटक के नवाब साहब थे उस समय, अनवरुद्दीन कर्नाटक के नवाब हैं। हैदराबाद के निजाम कौन थे भाई? आसफ जहां, निजामुल उल्क आसफ जहां। मैंने कल परसों के लास्ट क्लास में लिख के आप लोगों को दिखाया था, निजामुल उल्क आसफ जहां क्या थे? ये थे निजाम, हैदराबाद के निजाम साहब थे। ओके, सैंट थोमे का जो युद्ध हुआ इसके पीछे कारण ये था, मद्रास पर जब घेरा डाला, फ्रांसीसियों ने घेरा डाला मद्रास के ऊपर, डुप्ले ने घेरा डाला, तो अंग्रेज जाकर के खड़े हो गए किसके पास? नवाब के पास कि श्रीमान महामहिम, उनकी तो ये लॉजिक था उनका तो कि ऐसे ऐसे अंग्रेजों ने घेरा फ्रांसीसियों ने डाल रखा है तो वो छुड़वाइए। अब इस भाई साहब के दिमाग में एक बात आ गई, किसके दिमाग में बात आ गई? ये जो डुप्ले था इसके दिमाग में एक कूटनीतिक चाल आ गई। और वो चाल क्या आ गई? चाल ये आ गई, इसको ये बोल दिया कि भाई आप निश्चिंत रहें, मैं अंग्रेजों को मद्रास से निकाल करके आपको दे दूंगा। कर्नाटक के नवाब को ये बात बोल दी। जब कर्नाटक के नवाब को ये बात बोल दी तो कर्नाटक के नवाब का दिमाग खनक गया और वो उसको शंका की नजर से देखने लगा। उसने बोला नहीं भाई तू खाली कर मद्रास। अब जब ये बात हुई तो युद्ध संभव हो गया और ये युद्ध के लिए तैयार था, ये युद्ध के लिए तैयार था। अब जो पहली बात क्या कि सैंट थोमे का जो युद्ध है वो किस किस के बीच हुआ? नवाब अनवरुद्दीन यानी कि कर्नाटक के नवाब के बीच में। कर्नाटक के नवाब, नाम मैंने आप लोगों को बता दिया। वर्षिज कौन है? फ्रांसीसी सरकार, सॉरी फ्रांसीसी, डुप्ले बोल देते हैं, डुप्ले। यहां पर जब ये बात हो गई है, इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ और डुप्ले भाई साहब ने क्या किया, एक फ्रांसीसी अधिकारी भेज दिया, पेडाराइज एक अधिकारी को भेजा, मात्र 230 फ्रांसीसी सैनिक। देखना भाई, बड़े ध्यान से सुनना। पेडाराइज नाम के एक व्यक्ति थे, 230 फ्रांसीसी सैनिक और 750 प्लस 750 हिंदुस्तानी सैनिक लेकर के ये बंदा पहुंच गया है युद्ध के अंदर। भाई पैराडाइज है भाई ये, सॉरी पैराडाइज के नेतृत्व में। और इस व्यक्ति ने क्या किया, जो नवाब की जो सेना थी 10,000 सेना को मात्र इतने बंदों ने, आपके बीच में देख लो कितने बनेंगे, 7 2 9, यानी कि 980 जो सैनिकों की संख्या थी इसने हरा दिया भाई। अब देखो दो बातें निकल करके आई। जो सैंट थोमे का युद्ध था कब हुआ? 1748 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ? कर्नाटक के नवाब के मध्य हुआ और फ्रांसीसी के बीच में मध्य हुआ। रिजल्ट क्या रहा भाई? इसका जो रिजल्ट रहा वो ये रहा कि नवाब हार गया। किसने इसका नेतृत्व, इसकी तरफ से किसने किया था? इसकी फ्रांस की तरफ से तो पैराडाइज नामक व्यक्ति ने नेतृत्व किया था, नाम मात्र की सेना को लेकर के, और हार गया। और इस हार ने, ये एक प्रमुख युद्ध था, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। इस हार के जो इफेक्ट पड़े वो मतलब ये कि बहुत आगे तक के दूरगामी इसके इफेक्ट पड़े। जो चीज निकल करके आई सामने, वो क्या निकल करके आई? देखिए, आप अगर जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये निकल करके आई मेरे मित्रों कि जो भारत की जो पुरानी जो पारंपरिक जो सेना है, उस पर आधुनिक सेना क्या है, जो एक आधुनिक डिसिप्लिन के साथ जो सेना है वो क्या है, भारी पड़ती है। मतलब जो आधुनिक सेना पारंपरिक सेना पर क्या है, आधुनिक सेना का भारी पड़ना। चाहे संख्या पारंपरिक सेना की कितनी थी, 10,000, इनकी थी कितनी, 980, फिर भी इस पर भारी पड़े। दूसरी बात एक और निकल करके आ गई कि एक चीज और सिद्ध होगी। वो सिद्ध क्या होगी कि भाई डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए दोस्तों, मैं तो वैसे भी आर्मी पर्सन हूं, एक्स आर्मी पर्सन हूं। हम तो 18 साल लाइफ में एज ए डिसिप्लिन जी के आए हैं, तो मुझे पता है कि डिसिप्लिन का क्या महत्व है। हमें तो लड़ना भी सिखाया जाता तो डिसिप्लिन के साथ, और आप लोग तो पढ़ते भी नहीं डिसिप्लिन के साथ, मुझे पता है।
मेरे मित्र बड़े अच्छे मित्र, मैं बुराई नहीं करूंगा आपकी, हर समय बुराई भी ठीक नहीं है ना, ज्यादा सच भी ठीक नहीं रहता। चलिए कोई बात नहीं। ओके, एक चीज और निकल करके आई, वो क्या भाई, जो घुड़सवार सेना है, घुड़सवार सेना पर तोपखाना सेना का भारी पड़ना, यानी कि तोपखाना की जो अगर सेना है वो घुड़सवार सेना पर क्या है भाई, भारी पड़ी। तो बात क्लियर क्या होगी, अब लोगों ने घोड़े की बजाय किस पर ध्यान देना प्रारंभ करेंगे, तोपों की तरफ ध्यान देना प्रारंभ करेंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात जो निकल करके आई मेरे मित्रों, जो बहुत तगड़ी बात थी, वो क्या थी भाई, भारतीय राजनीति, भारतीय राजनीति का खोखलापन। भाई आवाज चल रही है बहुत तेज, मैं भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्की आवाज आ रही होगी आपको, सुनाई डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलिए जब तक चल रही है तब तक मैं क्लास चलाऊंगा, हो सकता है मेरे को क्लास के बीच में रोकनी पड़ जाए। जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट, उन्हें पता है मैं कहाँ खड़े होकर क्लास बनाता हूँ। वैसे तो एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छी बात बोली थी, सर बड़ी नेचुरल आवाज़ आती है आपकी क्लास के साथ, चहचाहट की, बहुत अच्छी जगह है। थैंक यू भाई, आप मतलब हमेशा ही पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिवनेस आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगी। चलिए दोस्तों, तो कितनी मतलब इस बात का असर क्या हुआ, जब हार गया, नवाब हार गया, तो कौन कौन सी बातें निकल करके आई। एक छोटी सेना यदि डिसिप्लिन के साथ लड़ती है, यदि वो आधुनिक रूप से, यदि वो तोपखाना है, तो भारी और बड़ी जो मतलब अडिसिप्लिन जो सेना उसके ऊपर क्या पड़ती है, भारी पड़ती है, चाहे कितनी भी बड़ी पारंपरिक सेना हो। और दूसरी बात, जो राजनीति, भारत की जो राजनीति का खोखलापन निकल करके वो आप लोगों के बीच में आ गया कि भारत वालों में अब कोई दम नहीं है। और ये बात अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों बहुत अच्छे से समझ चुके थे। यहां तक ये बात क्लियर होगी। एक बार आप राइट डाउन कर सकते हैं, राइट डाउन करें, एंड मैं देन फिर मैं आगे चलता हूं भाई। चलिए चलिए भाई, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ओके भाई, अब क्या हुआ, यहां पे एक 1748 ईस्वी में युद्ध हुआ। बिल्कुल सही बात है, 1748 ईस्वी में जो युद्ध हो रहा था ऑस्ट्रेलिया, मैंने पिछली क्लास के अंदर जिक्र किया था, ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तराधिकारी को लेकर के फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हो रहा था, ए ला सापेल की संधि के द्वारा समाप्त हो गया भाई। ए ला सापेल, सापेल ए ला सापेल की संधि। देखिए आपसे यह पूछा जा सकता है, ए ला सापेल की संधि कब हुई, ए ला सापेल की संधि भाई, ए ला सापेल की संधि कब हुई, तो 1748 ईस्वी में ए ला सापेल की संधि हुई। और यह संधि किस किस के मध्य हुई, तो फ्रांसीसी व अंग्रेज। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ भाई, कि जो सापेल की संधि थी वो किस किस के मध्य हुई थी। और ऐसे भी पूछा जा सकता है, इस बार ये पूछ लिया संधि कब हुई थी, इस बार ये पूछ लेंगे कि भाई संधि का जो क्या बोलते हैं प्रभाव, वो क्या प्रभाव था, वो संधि हुई क्यों थी। तो यहां पे जो पिछली क्लास से कनेक्ट करूंगा मैं आप लोगों को, जो युद्ध हुआ था ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी को लेकर के, उस युद्ध को लेकर के इनके दोनों के बीच में जो संधि हुई थी, फ्रांसीसी व अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था, उस युद्ध को लेकर के संधि हो गई। और इस संधि का जो रिजल्ट निकला था वो क्या निकला था भाई, अब जो पहला जो युद्ध चल रहा था 1748 में, मद्रास का घेरा डालने के कारण युद्ध था। जब भाई डुप्ले ने मद्रास का, ध्यान रखना भाई, एक एक चीज अगर आप एक सेकंड की भी क्लास स्लिप करके ना, तो पिछली बात डिस्कनेक्ट हो जाएगी। फिर मत बोलना कि सर कैसा पढ़ाते हैं, सर बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बट पढ़ने वाले बनने चाहिए आप लोग। मद्रास का जो घेरा डाल रखा था, किसने डाला था भाई, डुप्ले ने। तो भारत में जो रोड़ा का कारण क्या था भाई, भारत में जो झगड़े का कारण क्या था, मद्रास था। और इधर क्या था, उत्तराधिकारी, यूरोप के अंदर क्या था, उत्तराधिकारी। जो इनका युद्ध चल रहा था उसकी संधि होगी, सापेल की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हो गया 1748 में। और क्या हुआ, भारत में अंग्रेजों को क्या मिल गया, मद्रास मिल गया। और इधर लुईबर्ग, ये कहां भाई, अमेरिका। लुईबर्ग अमेरिका में वो किसको मिल गया, फ्रांसीसियों को भी। यहां तक
ये बात हड़की फुड़की मैं पिछली क्लास के अंदर भी जिक्र कर चुका हूं इस बात का, लेकिन मैं खुद सेटिस्फाई नहीं था कि थोड़ा सा पता नहीं ठीक से समझेंगे कि नहीं समझेंगे, इसलिए मैंने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट और फालतू लग जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि मेरा जो मानना वो ये है कि पढ़ो एक बार, बढ़िया पढ़ो। आप तो कॉमेंट्स करके बताएंगे नहीं कैसा भाई चल रहा प्रोग्राम, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो थक चुका कह के। सेंट थोमे का युद्ध होगा, और अब यहां पर जब क्या हुआ, मद्रास मिल गया अंग्रेजों को मेरे मित्रों, और जो लुई बर्ग था ये मिल गया किसको, फ्रांसीसियों को। तो क्या हुआ, ये बराबर जो युद्ध का जो नतीजा निकला था, सेंट थोमे का युद्ध का या कर्नाटक के प्रथम युद्ध का जो नतीजा वो निकला, वो क्या निकला, बराबर भाई। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसमें जो शक्ति थी वो किसकी स्थापित हुई, इस कर्नाटक के प्रथम युद्ध के अंदर किसी की भी शक्ति यहां पर समाप्त या सर्वोच्चता स्थापित नहीं हुई। यहां तक आई थिंक मेरे ख्याल में आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चलिए, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो मैं फिर समझाऊंगा, और आप लोग एक बार कमेंट्स करके मेरे को प्रॉब्लम जरूर बताएं कि सर ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आई। तो कमेंट्स की बात से मैं एक बार बात करूं, एक बार पिछली क्लास के कमेंट्स हैं, मैं 1-2 बार मिनट आपकी जरूर खराब करूंगा। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जो आप लोग कमेंट्स करते हैं। चार्ज का काम तो करते ही हैं, पर वो चीज़ आप समझ नहीं रहे कि सर को कितना चार्ज करते हैं। नहीं तो आप लोग सब कमेंट्स करें। कमेंट्स करना अगर नहीं आता है तो जैसे ही क्लास चले उसको स्किप करेंगे सबसे ऊपर। वैसे तो मेरे से ज़्यादा टेक्निक जानते हैं आप लोग, तो पता नहीं कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, फिर भी बता देता हूँ। जब यूट्यूब क्लास चल रही होती है यूट्यूब के ऊपर, जैसे इस प्रकार से और स्वीप करेंगे तो यहाँ नीचे आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, आप लोग कमेंट्स देख भी सकते हैं सबके भाई, ये इस तरीके की आती है। चलिए दोस्तों, जो मेरी पिछली क्लास थी उसके ऊपर मैं बात करूँ। मोनिका दहिया, जय हिंद सर, बहुत बढ़िया भाई, ओके। ये मोनिका दहिया, जय हिंद सर जी, थैंक यू मोनिका, जय हिंद भाई, जय हिंद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। उसके बाद है ये हैं अपनी पूजा रानी, ये लिख रही है, आज पता चला हमारे सर तो गजल सिंगर भी हैं। क्या बात है भाई, थैंक यू। कुछ तो क्वालिटी नजर आ रही है आप लोगों को, इसका मतलब ये भी समझ जाना, अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे नहीं आएंगे तो मैं मेरा पेट पाड़ ही लूंगा, चाहे मैं गा के चाहे ढोलक बजा के, ठीक है। तो आप कृपया करके पढ़ें, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई, थैंक यू लिख रखा है इन्होंने, पूजा रानी ने, थैंक यू ये भाई पूजा रानी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। उसके बाद इन्होंने लिखा मल्टी टैलेंट सर, थैंक यू, इसके लिए बहुत धन्यवाद भाई। शिव कुमार लिख रहे हैं भाई, जय हिंद सर जी, जय हिंद भाई। उसके बाद इन्होंने जय हिंद, सुदेश परमार, एक्सीलेंट सर, थैंक यू सुदेश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद ये मोनिका दिया फिर वापस बोले, थैंक यू सर, एक्सीलेंट क्लास, बहुत बढ़िया भाई, वेरी नाइस वीडियो सर जी। ये फिर पूजा रानी की तरफ से कमेंट्स हैं। क्या 5-6 लोगों ने ठेका ले रखा भाई कमेंट्स करने का, मेरे स्टूडेंट तो बहुत हो आप लोग। मैंने आज तरीका भी बता दिया कैसे करने हैं, चलिए फिर भी मर्जी है भाई आप लोगों की। बाकी बड़ा अच्छा लगता है जो लोग कर रहे हैं उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ, दिल से धन्यवाद बोलता हूँ कि वो मेरे लिए 1 मिनट टाइप कर रहे हैं, जो अपनी भावनाएं ये लिख रहे हैं, और वो मजाक है, चलो अच्छी बात है। आप लोगों को टैलेंट नज़र आना चाहिए, और वो टैलेंट सब आप सब के अंदर है, सब टैलेंट आपके अंदर छुपा हुआ है, उस टैलेंट को बाहर निकालिए। आप उस बजरंग बली की तरह टैलेंटेड हैं। जब बजरंग बली के अंदर भी टैलेंट था कि वो हवा में उड़ सके, बजरंग बली के अंदर भी टैलेंट था कि वो जितना मर्जी आकार बढ़ा सके, लेकिन वो अपना टैलेंट भूल चुका था। और जब याद दिलाया जामवंत जी ने, तो 400 योजन के समुद्र को एक छलांग में लांग गए। उन्होंने याद दिलाया था कि आपके अंदर ये टैलेंट है, तो आपके अंदर इतना टैलेंट, आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सीजीएल, सीपीओ सब कुछ क्वालिफाइड कर सकते हैं आप लोग। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू, आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे क्षेत्र के लोग, जहां से मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं, जहां मैं खड़ा हूं अब, जिस मेरे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं खड़ा हूं, वहां के लोग और जो मेरे को बाहर के सुन रहे हैं, देखिए स्टूडेंट सब बराबर होते हैं, दिमाग सब। एक लड़के ने एक दिन पहले एक कमेंट्स डाला था, शायद में भी मेरा को नाम ध्यान नहीं आ रहा, कि अपॉर्चुनिटी माइंड सबके लिए बराबर नहीं, माइंड सबका बराबर नहीं होता है, लेकिन क्या इसी तरीके से था कुछ कि अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए बराबर है भाई, समानता तो सबको मिल रही है, उसको अपनी को निखारिए और आप अपने टैलेंट को जगाइए। अब तो वो समय गया कोविड-19 वाला, उसके बहाने से बहुत सारी मूवी देखी होंगी, बहुत सारी टाक पता नहीं क्या क्या कौन कौन से ड्रामेबाजी करेंगे आप लोगों ने, मुझे नहीं पता, पर मैं आप लोगों के बीच में रहा, जो भी आज तक 60-70 के करीब जो वीडियो बनाई हैं, आप लोग अच्छे से अवेयर हैं कि मैं कहाँ खड़े होकर बना रहा हूँ। बात करूँ मैं थोड़ी सी, अभी एक बार जैसे महेंद्रगढ़ की बात आई कि मेरे डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से एक और विवाद का मुद्दा उठा हुआ था, पता नहीं कौन सी दिशा में लोग जा रहे हैं, कैसे, मतलब क्या मिल जाएगा उन लोगों को हमारे महेंद्रगढ़ का नाम चेंज करके।
चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ये मैं वो जगह नहीं है जहाँ पे मैं ये बात बोलूँ सब, लेकिन बस वो दिमाग में बात आ गई। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्रांसीसी, और उनकी बात कर रहे हैं। एक बार आप इसको, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ए ला स्पेल की संधि कब हुई? तो 1748 ईस्वी में हुई। जब यूरोप के अंदर युद्ध हो रहा था वहां पर हुई। फ्रांसीसी व अंग्रेज, इनको, इनकी जो संधि थी, इनमें अंग्रेजों को मद्रास मिल गया, फ्रांसीसियों को अमेरिका का लुईबर्ग मिल गया, ठीक है, यहां तक की। और ये जो पहला जो युद्ध था ये बराबर, लगभग हम इसको बराबर कह सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कर्नाटक के दूसरे युद्ध की। एक बार आप इसको नोट करें भाई। ओके, अब देखिए भाई, हो गया भाई। प्लीज कमेंट्स, एंड वो एक और लिखते हैं ना, सब लोग लिखते हैं, मैं तो लिखता भी हूं पर असर कम हो रहा है भैया आप लोगों पे। शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को, अरे कम से कम इतना तो कर दो, मेरे को अच्छा लगे कि हाँ इतने दिन से मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम इतने तो सब्सक्राइब हो गए। मैं एक इज्जत लाइक चैनल तो बन जाए आप लोगों का, आप लोगों के हाथ में है। अगर आप लोग ठानो तो सब कुछ कर सकते हो। जब मैं ये बोलता हूँ एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो उसमें सब कुछ पॉसिबल आता है भाई। चलिए ठीक है, कर्नाटक के दूसरे युद्ध की बात कर रहा हूं भाई मैं अभी। (1749 से 1755). ओके, ये कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध था, मिला जुला युद्ध था। एक्चुअल अगर इनडायरेक्ट रूप से बात करें तो वही युद्ध है, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच का युद्ध है, लेकिन एक हिस्से में ना होकर के कई हिस्से में हुआ। पहले इसकी पृष्ठभूमि की बात करें कि कैसे तैयारी कैसे करी थी इन्होंने, तो तैयारी की बात करें सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन गया, कर्नाटक का सेकंड युद्ध कब हुआ? अब सिचुएशन की बात सुनेंगे। 1748 में जो मैंने लिखा था, कर्नाटक के नवाब आसफ जहां, भाई साहब की क्या होगी, बड़े सुंदर तरीके से मृत्यु होगी भाई। भगवान को प्यारे हो गए, भगवान ने अपने पास बुला लिया, बोलो बहुत सेवा कर लिया, मेरे पास आ जा। आसफ झा की मृत्यु हुई। और ये आसफ झा कौन थे? हैदराबाद के निजाम थे। आप लोगों को पता है हैदराबाद के निजाम। ओके, जब हैदराबाद के निजाम थे तो देखिए सारा रोड़ा पतली कमर का नहीं, सारा रोड़ा कुर्सी का है। तो हुआ क्या है यहां पर सॉरी भाई, मैं आदत से मजबूर हूं, माफी चाहूंगा। आसफ झा, अब यहां पर क्या हुआ, इसके कई दावेदार खड़े हो गए। आसफ झा का पुत्र था एक नासिर जंग, एक्चुअली तो भाई बाप की जगह बेटा ही लेगा, तो जो इसका उत्तराधिकारी कौन था? नासिर जंग। और यहां पर इसको चैलेंज कर दिया भाई, चैलेंज बाय इसका जो भांजा था, आसफ जहां का भांजा था, कौन था? मुजफ्फर जंग। नासिर जंग, मुजफ्फर जंग। थोड़े नाम है भाई, देखो हिंदी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं मेरी, ध्यान रखना। आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ आपको एक सिचुएशन का पता होना चाहिए। 1748 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम की मृत्यु होगी। हैदराबाद के निजाम की मृत्यु होगी तो उसका जो बेटा था नासिर जंग, वो उत्तराधिकारी के तौर पर उसने अपने आप को प्रस्तुत किया। और उसके प्रस्तुत करने को क्या किया, वहां पर चैलेंज किया। किसने किया? जो इसका भांजा था, इसके सिस्टर का लड़का था मुजफ्फर जंग, उसने चैलेंज कर दिया। यहां पर यह बात क्लियर होगी। ओके, अब ये हैदराबाद की बात हो रही है। अब यहां पर थोड़ी सी एक बार कर्नाटक की तरफ भी देखे भाई, एक बार जरूरी है जिक्र करना। यहां पर मैंने एक बार जिक्र किया था, दोस्त अली खां को कर्नाटक का नवाब बनाया था। और 1741 ईस्वी में, ध्यान रखना भाई कब की बात है, 1741 ईस्वी में मराठों ने कर्नाटक पर, इसलिए बोलता हूं कि पिछली क्लास बहुत ज्यादा जरूरी। पिछली क्लास में मैंने बताया था 1741 ईस्वी में कर्नाटक पर मराठों ने क्या किया, विजय हासिल करी, हमला करके विजय। और यहां पर जो दोस्त अली खां था, दोस्त अली खां को क्या कर दिया था? दोस्त अली खां को इन्होंने मार दिया युद्ध में। और जो इसके साथ क्या था, चंदा साहब, सॉरी भाई, चंदा साहब को इन्होंने बंदी बना लिया था। एक बार सिचुएशन देखें भाई, सिचुएशन किस प्रकार से बनी है।
मैंने जिक्र किया कर्नाटक का दूसरा युद्ध, फिर मैंने जिक्र किया कर्नाटक के 1748 ईस्वी में। एक बार मैं उसकी पृष्ठभूमि तैयार करूं कि कैसे युद्ध हुआ। 1748 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था, आसफ जाह, निजामुल उल्क आसफ जाह जो कि हैदराबाद के निजाम थे, उनकी मृत्यु होगी और उनको लेकर के उनके पुत्र नासिर जंग ने उत्तराधिकारिता को प्रदर्शित किया कि भाई मैं इनका उत्तराधिकारी हूं। इनको चैलेंज किया, किसने कर दिया चैलेंज, भाई मुजफ्फर जंग बोला नहीं तू लायक नहीं इसके, मैं बनूंगा। सारा रोड़ा कुर्सी का, भाई सारा झगड़ा किसका है, कुर्सी का होता है। ओके, अब मैंने फ्लैक्स बैक में लेके जा रहा हूं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे की तरफ है। जिन मेरे भाइयों ने, मेरे मित्रों ने पीछे की क्लास नहीं देखी होंगी तो समझ नहीं आएगा, और जिन्होंने देखी होंगी तो उनको बता दूं कि कैसे महत्व रहता पिछली क्लास का। मैंने जिक्र किया था कि 1741 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण किया था, कि इन्होंने मराठों ने किया था, और वहां पर मराठों ने दोस्त अली खां कौन थे, कर्नाटक के नवाब थे, कर्नाटक के नवाब थे, सादत खां द्वारा बनाए गए नवाब थे, और इनको मार दिया। और चंदा साहब को इन्होंने क्या किया, चंदा साहब को इन्होंने बंदी बना लिया। अब 1748 ईस्वी में इन्होंने चंदा साहब को रिलीज कर दिया। भाई एक व्यक्ति और आ गया ग्राउंड में। अब जब चंदा साहब को दोस्त अली खां को मार दिया था जो कर्नाटक के नवाब थे, तो इनकी जगह जो नवाब बनाए थे वो अनवरुद्दीन थे। अनवरुद्दीन नवाब थे। अब इसको पता है कि भाई नवाब तो मैं बनना चाहिए था, चंदा साहब को। अब इस बंदे ने कर्नाटक के नवाब को चैलेंज कर दिया कि भाई कर्नाटक की कुर्सी खाली कर दे, अब मैं आजाद हो गया हूं। सिचुएशन समझ गए भाई। इधर आसफ जाह की मृत्यु होती है हैदराबाद के निजाम में। मैंने पहले लिखा था कि कर्नाटक और हैदराबाद का जिक्र रहेगा। हैदराबाद के निजाम की कुर्सी खाली हुई, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग उत्तराधिकारी हो गए। इधर जैसे ही चंदा साहब को छोड़ा किसने, मराठों ने रिलीज किया, तो चंदा साहब ने जाके कर्नाटक में खड़ा को, भाई यहाँ का नवाब तो मैं हूं, तेरे को तो ऐसे बना दिया था, अब चलेगा संघर्ष। अब जब ये एक सिचुएशन पैदा होगी दोनों जगह, तो मेरे भाइयों इस सिचुएशन के अंदर डुप्ले ने यहां से शुरू कर दी अपनी राजनीतिक स्थिति। डुप्ले ने अपने आप को, भाई डुप्ले ने क्या किया, अपने आप को यहां पर मतलब अपनी दूरदर्शिता का यूज करते हुए अपने को ताकतवर बनाने की उसने सोची कि अव्यवस्था है। एक सेकंड भाई, ओके भाई, थोड़ा डिस्टर्बेंस इसलिए था कि बारिश आ गई, और पता है आप लोगों को मैं टीनों में खड़ा होकर वीडियो बनाता हूं तो वो आवाज़ टीन में बारिश वाली आप लोगों को सुनाई नहीं देती, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरे को 1 मिनट के लिए वीडियो रोकनी पड़ी आप लोगों की। ओके, अब जब सिचुएशन ये होगी है, तो यहां पर डुप्ले ने क्या किया, अपनी दूरदर्शिता का यूज किया, अपने दिमाग का यूज किया, और अपने को स्टेबल करने के लिए, अपने को ताकतवर दिखाने के लिए उसने क्या किया, किसका पक्ष ले दिया भाई, डुप्ले ने पक्ष ले दिया। किसका ले दिया भाई, एक्चुअल तो उत्तराधिकारी नासिर जंग था भाई, बाप था उसका ये, किसका, आसफ जाह का बेटा था ये। तो डुप्ले ने पक्ष ले दिया मुजफ्फर जंग का, कि भाई मेरी तरफ से तू हैदराबाद का निजाम बनना चाहिए और मैं तेरी सेना से सहायता करूंगा। सिचुएशन समझना भाई। और इधर ही इस भाई साहब ने क्या किया, डुप्ले ने इसको बोल दिया चंदा साहब को कि भाई ठीक है तेरी भी सहायता करूंगा, तू कर्नाटक का नवाब होना चाहिए। दोनों के मन में लोभ दे दिया। देखिए लोभ, वो किसी एक बार एक धार्मिक सा क्वेश्चन आता कि पाप का बाप क्या, पाप के बाप का नाम क्या है, तो पाप के बाप का नाम लोभ है, क्योंकि जब तक आपके दिल में लोभ नहीं आएगा पाप नहीं करेंगे। लोभ आते ही इंसान पाप करता है, तो वही पाप आ गया इसके मन में, और लोभ के वश ये दोनों हो गए, इन दोनों को लोभ दे दिया है। और तैयारी होगी एक युद्ध की, एक युद्ध की तैयारी होगी। और 1749 में युद्ध हुआ एक, जिसे अंबू के युद्ध के नाम से जाना गया। सेंट थोमे वाला सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, बता देता हूं। अब ऐसा पूछा जा सकता है कि अंबू का युद्ध किस किस के मध्य हुआ। पहला क्वेश्चन, अंबू का युद्ध हुआ कब, 1749 ईस्वी में अंबू का युद्ध हुआ। सिचुएशन मैंने आप लोगों को समझा दी है कि अंबू, इसको अंबूर भी बोल सकते भैया आप लोग, अंबूर का युद्ध। अंबूर का जो युद्ध था किस किस के मध्य हुआ, पहला क्वेश्चन। ओके, दूसरा कब हुआ, बिल्कुल, और रिजल्ट क्या रहा। 3-4 बातें होती है जब कोई युद्ध होता है, तो ये 3-4 बातें मुख्य तौर पे जानी जाती हैं। चलिए बता देता हूं। ये युद्ध हुआ, 3 लोग शामिल हो गए। पहला मुजफ्फर जंग, प्लस में चंदा साहब,
प्लस डुप्ले साहब या फ्रांसीसी। इन तीन लोगों की तीनों सेनाओं ने मिलकर के और किसके खिलाफ युद्ध किया भाई? पहले इन्होंने क्या किया, इन तीनों ने बात करी, ठीक है भाई पहले हम छोटी कुर्सी लेते हैं। छोटी कुर्सी कौन सी थी इसमें? जो कर्नाटक का जो नवाब था वो किसके अंडर आता था? अगर मैं आपको लोगों को एक बार पहले वाली क्लास के पास लेके जाऊं तो कर्नाटक का नवाब किसके अंदर अंडर होता था? मुगल सेना बादशाह के। अब मुगल बादशाह के अंडर था तो ये अर्ध स्वतंत्र रूप से हो गया था, आधा सा आज़ाद हो गया था, क्योंकि मुगल शासन था उस समय क्या ढीला पड़ गया था। उत्तरवर्ती मुगल काल की बात है तो सब कुछ ढीला पड़ता जा रहा था, वहाँ पे लोग सुरा और सुंदरी के चक्कर में थे। ओके, दूसरी बात करूँ मैं यहाँ पर कर्नाटक की, तो जो हैदराबाद के निजाम के नीचे क्या आता था? कर्नाटक। जिस प्रकार से हैदराबाद ने अपने आप को अर्ध स्वतंत्र घोषित किया था निजाम ने, उसी प्रकार से कर्नाटक के नवाब ने भी अपने आप को अर्ध स्वतंत्र घोषित कर रखा था। तो इन्होंने सोचा कि पहले हम कर्नाटक पे युद्ध कब्जा करें, उसके बाद फिर हम हैदराबाद की तरफ चलेंगे। तो वही किया इन्होंने। और वो कर्नाटक में उस समय कौन है? कर्नाटक का जो नवाब है वो कौन है भाई उस समय? कौन है? ये आपके अनवरुद्दीन। और इन तीनों सेनाओं ने मिलकर के 1749 में अनवरुद्दीन को युद्ध में हरा दिया। एक बार इसको राइट डाउन करें आप लोग। सिचुएशन मैंने आप लोगों के बीच में क्लियर करी, सिचुएशन आप लोगों के बीच में सामने है। एक बार रिवाइज करा देता हूं 1 मिनट में। देखिए मैंने बात करी कर्नाटक के दूसरे युद्ध की। कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध कब हुआ? 1749 से 1756 के बीच में हुआ। और मेरे मित्रों वहां पर एक बार बीच में एक बात आएगी, क्या आएगी? 1748 की। 1748 ईस्वी में क्या हुआ? 1748 को मैंने जिक्र किया। 1748 ईस्वी में आसफ जाह की मृत्यु होगी। वहां पर सिचुएशन इस प्रकार से बनी है, 1748 ईस्वी में आसफ जाह की मृत्यु होगी तो वहां पर 2 उत्तराधिकारी निकल करके आए। कौन है? एक उसका बेटा, वो जो आसफ जाह था, निजाम हैदराबाद का जो निजाम था आसफ जाह, उसका उत्तराधिकारी कौन था? नासिर जंग। और इसको चैलेंज किसने किया? मुजफ्फर जंग ने। एक्चुअली रिश्तेदार थे आपस में, मामा भांजे थे, लेकिन वही बात है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़े रुपया, वो वाली कहानी है। तो यही हुआ जब इन दोनों ने ऐसा किया। यहां पर इधर एक और कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या होगी? चंदा साहब थे जो कभी मराठों ने इनको बंदी बनाया था, इनको भी रिलीफ कर दिया। अब ये कर्नाटक का नवाब बनना चाहता था। अब चोर चोर मोसेरे भाई वाली बात होगी, तीनों इकट्ठे हो गए। तीनों ने इकट्ठे होकर स्टार्टअप कर दिया। कहां से? कर्नाटक के युद्ध। और अंबुर के युद्ध के नाम से जाना गया 1749 ईस्वी में। और इस युद्ध का रिजल्ट ये निकला कि इन्होंने अनिरुद्ध को हरा दिया। इसने क्या? अनिरुद्दीन को हरा दिया। इस अंबुर के युद्ध में किसकी हार होगी? जो कर्नाटक का जो नवाब था उसकी हार होगी। यहां तक आप लोग एक बार अगर समझ चुके हैं तो राइट डाउन करना तो राइट डाउन करें, और फिर मैं एक बार आगे बढ़ूंगा भाई। चलिए दोस्तों जल्दी करेंगे आप लोग। अरे भाई मज़ा आ रहा होगा, इंटरेस्ट आ रहा होगा पढ़ने में। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है तो कमेंट्स करके बताएं, नहीं आ रहा तो भी बताएं। कुछ तो मेरे मित्र हैं, क्या हेमंत सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई बकवासबाजी मिलेगी। बहुत सारे काम के क्वेश्चन है दोस्तों इसके अंदर, और आप लोग जितना पढ़ेंगे, देखिए ना पढ़ने का कोई टाइम होता है, ना पढ़ने की कोई लिमिट होती है। आप जितना पढ़ेंगे, जितनी नॉलेज गेन करेंगे, उतनी आप लोगों के भी काम आएगी। चलिए दोस्तों, मैं बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था? अभी इन्होंने 1749 ईस्वी में किसको हरा दिया? अंबुर का युद्ध। कर्नाटक का नवाब था कौन? मैंने बता दिया, अनिरुद्दीन। ये क्या हार गया। और इसका एक बेटा था जो युद्ध में भाग गया भाई। मतलब तीनों संयुक्त सेनाओं ने मिलकर के हराया था। संयुक्त। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अंबुर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, तो जो एक तरफ कौन था? डुप्ले था, मुजफ्फर जंग की सेना थी, और अपने चांद साहब की सेना। ये तीनों सेना एक तरफ थी। और जो हैदराबाद का जो कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन, उसकी सेना एक तरफ थी। 3 सेनाएं एक तरफ थी, एक सेना एक तरफ थी। तो लाजमी भाई वो वहां से क्या हो गया? इन्होंने उसको हरा दिया। और जब ये हार गया तो उनका जो एक बेटा था, उत्तराधिकारी था, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली इनका बड़ा महत्व है, ध्यान रखना भाई। मोहम्मद अली को भूलना नहीं है। ये भाई साहब यहाँ से क्या थे? ये किसके उत्तराधिकारी थे? ये अनवरुद्दीन के क्या थे? बेटे थे, और कर्नाटक के नवाब के बेटे थे।
मतलब समझ गए ना आप लोग। कर्नाटक के नवाब के बेटे का नाम क्या था? मोहम्मद अली। ये जब इसने देखा कि तीनों संयुक्त सेनाएं हैं तो भागने में फ़ायदा है। वही है, जब कमज़ोर पिटे तो फ़ायदा ये रहता है कि मतलब बॉडी बिल्डर बन के पिटने से अच्छा ये मौका देखो, थप्पड़ मारो भाग जाओ, वो वाली बात है। ये भाग गया। और ये तिरचनापल्ली नामक एक जगह है, तिरचनापल्ली के दुर्ग या किले, तिरचनापल्ली के दुर्ग या किले के अंदर इसने क्या ले ली? शरण ले ली। यहां तक हो गया भाई। अब जब इधर क्या हुआ, चंदा साहब ने क्या किया? शेष कर्नाटक पर कब्जा कर लिया भाई। यहां तक हो गया। अब जब ये सारी बात होगी, सारी सिचुएशन होगी यहां पर, तो डुप्ले ने क्या बोला भाई? डुप्ले ने इसको बोला कि आप तिरचनापल्ली का भी घेरा डालें। और कर्नाटक के जो नवाब थे, कौन? चंदा साहब नवाब बन चुके थे, इन्होंने क्या किया? तिरचनापल्ली का घेरा डाल दिया भाई। अगले युद्ध की तैयारी हो रही है भाई। अगले युद्ध की तैयारी हो रही है। अब जब ये बात होगी, चंदा साहब ने क्या किया? तिरचनापल्ली का घेरा डाल लिया डुप्ले के कहने पर। और कर्नाटक का जो क्या था, नवाब था, उसने घेरा डाल लिया इसके ऊपर। बाकी शेष कर्नाटक पर इसका कब्जा हो गया। अब जब ये सिचुएशन पैदा हो गई है तो अंग्रेजों का ध्यान गया अब किसकी तरफ है? फ्रांसीसियों की तरफ। अब पता लगेगा ना, जब बराबर की टक्कर होती तब पता लगेगा। वो भारत वालों को तो कैसे भी बिठा लो आप, कितना सा भी मतलब 1 रुपए के ऊपर झगड़ा करवा लो आप, वो वाली बात हो रही है। उस समय ऐसी सिचुएशन थी, लोग राजाओं को भिड़ा रहे थे, वो बात हो रही थी। अब देखिए, डुप्ले के कहने पर इसने ये कर लिया। अब अंग्रेजों का ध्यान गया और अंग्रेजों को महसूस हुआ ये बात कि ऐसे तो भाई ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे, फ्रांसीसी हैं ये शक्तिशाली बन जाएंगे और तुम इनके सामने नहीं टिक सकोगे। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने भी समर्थन कर दिया भाई। इन्होंने समर्थन कर दिया किसका? एक बार आप राइट डाउन करेंगे, फिर मैं इसको एक बार भाई रफ कर रहा हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट लेना या राइट जो भी करना आपने, एक बार जल्दी करिए। हो गया होगा, चलता हूँ भाई मैं। ये बात आपको पता लगी अंबूर का युद्ध। अब इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने समर्थन दे दिया। किसको दे दिया? नासिर जंग को। नासिर जंग को समर्थन दे दिया। किसके लिए? हैदराबाद के निजाम के लिए। और सहायता का वचन दे दिया, सैनिक सहायता का वचन दे दिया, क्योंकि भाई ये उसका बेटा था, हैदराबाद के निजाम का असफ जहां का बेटा था। तो इसको जब डुप्ले ने उनको समर्थन दे दिया तो इसलिए इसको समर्थन दे दिया। और साथ ही इन्होंने किसको समर्थन दे दिया? मोहम्मद अली, क्योंकि भाई एक्चुअल में ये भी कर्नाटक का क्या, इसका बाप क्या था? अनूरुद्दीन, वो नवाब था कर्नाटक का। तो इन दोनों को इन्होंने क्या दे दिया? समर्थन दे दिया अंग्रेजों ने। अब टकराव जरूरी हो गया। अब दोनों ताकतों के बीच में इस प्रकार की सिचुएशन होगी। अब देखिए 1750 में एक घटना घटित हुई, बहुत बढ़िया बात है भाई, ध्यान रखना। 1750 में क्या घटना? अंग्रेजों की सेना, नासिर जंग की सेना, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया? जो डुप्ले और जो उनकी जो संयुक्त सेना थी, संयुक्त सेना को झींझी नदी तट पर हरा दिया भाई। अब देखो सिचुएशन समझना भाई। 1750 जब अंग्रेजों ने नासिर जंग को समर्थन दे दिया, 1750 में संयुक्त सेना किसकी? अंग्रेजों की भी, और भाई नासिर जंग की सेना, ये भी संयुक्त होगी, वो भी संयुक्त हो गए। मतलब एक किस्म से एक तरफ अंग्रेज, एक तरफ क्या फ्रांसीसी हैं। एक तरफ 3 की सेना, एक तरफ 2 की सेना है।
मोहम्मद अली कहाँ, तिरुचिरापल्ली में क्या है, वो घेरे के अंदर चांद साहब के। और इनकी तीनों सेनाओं को अंग्रेजों की जो सेना थी और जो नासिर जंग की सेना थी, झिंझी नदी के तट पर हरा दिया भाई, हरा दिया युद्ध में। अब जब युद्ध में हार गए, कौन, फ्रांसीसी हार गए, उसके बाद अपना जो चांद साहब की सेना भी शामिल थी उसमें, वो भी हार गया। साथ ही उसमें किसकी सेना थी, दूसरे मुजफ्फर जंग की सेना थी, वो भी हार गया। और हुआ क्या, यहाँ पे एक मतलब बैड लक हो गया। बैड लक किसका, बैड लक कहाँ है वो भाई साहब, हमने नासिर जंग, ये रे, इनकी सेना में क्या हुआ, विद्रोह भड़क गया भाई, विद्रोह भड़क गया। और इनकी सेना ने ही नासिर जंग को मौत के घाट उतार दिया। नासिर जंग को मार दिया, रोड़ा ही खत्म हो गया। उसी की सेना में विद्रोह भड़का और उसी की सेना ने क्या किया, विद्रोह के दौरान इसको मार दिया। अब जैसे ही ये खबर किसको मिली, डुप्ले को मिली, तो डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले ने इसको मुजफ्फर जंग को निजाम घोषित कर दिया भाई, हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। अब देखिए सारी सिचुएशन ऐसी हो रही है। अब मुजफ्फर जंग ने इसको 1750 में हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। अब अंग्रेजों के पास जो मोहरा था वो खत्म हो गया, अंग्रेज एकदम सनधन रह गए। लेकिन मौके का फायदा उठाया किसने, डुप्ले ने, और इसको निजाम घोषित कर दिया। और एक बुस्सी नाम का अधिकारी था, बुस्सी फ्रांसीसी अधिकारी था, और इसके साथ इसको कहां पर भेज दिया, पांडिचेरी की तरफ लेके जा रहे थे इसको, पांडिचेरी। रास्ते में कुछ पठानों ने मिलकर के क्या किया, रास्ते में कुछ पठानों ने मिलकर के इसकी विजय इंतजाबार कर दी। किसको, इसको भी मार दिया भाई, ठीक है, इसको भी मार दिया, मतलब उसको अपने मुजफ्फर जंग को भी मार दिया। अब जब मुजफ्फर जंग को मार दिया तो यहां पर क्या हुआ, जो बुसी था, फ्रांसीसी जो अधिकारी था, इसने क्या किया, इसने दिमाग से काम लिया और तुरंत सलावत जंग को निजाम, हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। तुरंत सलावत जंग का हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। ये इसका किसका, ये जो अपना मुजफ्फर जो जंग थे, ये इनका दूसरे नंबर का बेटा था सलावत जंग। इनको क्या कर दिया, यहाँ पर इन्होंने निजाम घोषित कर दिया। भाई एक बार फिर दोबारा से सिचुएशन देखिए, सिचुएशन ऐसी बन रही है, आप लोगों को पता होना चाहिए। हुआ क्या, अक्टूबर का जब अंबोर का युद्ध हुआ तो उसमें मतलब ये सारी बातें हुई। 1749 ईस्वी में युद्ध शुरू हुआ। उस युद्ध में उन्होंने तीनों सेनाओं ने मिलकर के उसको हरा दिया, अनूरुद्दीन को हरा दिया। और वहाँ पर चंदा साहब ने कुछ कब्जा कर लिया। उसका जो लड़का था मोहम्मद अली, वो भाग गया, तिरुचिरापल्ली में ठहर गया। वो वहाँ पर किले में उसने शरण ले ली। उसके बाद अगली जो 1750 में दोनों सेनाओं के बीच में फिर युद्ध हुआ, संयुक्त सेनाओं के बीच में। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने जीत हासिल कर ली। लेकिन बैड लक ये था कि जो नासिर जंग थे उसकी सेना में क्या हुआ, विद्रोह हुआ, और उस विद्रोह से उसकी मृत्यु कर दी। और उसके बाद में फिर आगे जो डुप्ले उनको लेके जा रहे थे तो पठानों ने मुजफ्फर जंग की भी हत्या कर दी। और फिर उसके बाद सलामत जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया या सूबेदार घोषित कर दिया इन्होंने। यहाँ तक आप लोगों को एकदम जो सिचुएशन है वो क्लियर हो जानी चाहिए भी। ओके, मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूँ भाई। ओके, जब ये सारी सिचुएशन होगी, हैदराबाद किसके अंडर हो गया, फ्रांसीसी के। अब तक क्या है, एक चीज़ देखनी है आपने, फ्रांसीसी क्या है, फ्रांसीसी ताकतवर हैं। अब अंग्रेजों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही है कि हम कैसे कर्नाटक पे कब्जा करें। और कर्नाटक का जो नवाब था उसको हटाएं भाई। कर्नाटक का नवाब कौन था, चांद साहब। अब चांद साहब ने किसका घेरा डाल रखा था, तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली का घेरा डाल रखा था। अब अंग्रेजों के बीच में एक समस्या थी कि भाई मोहम्मद अली को
मोहम्मद अली को हम कैसे लेके आए, क्योंकि घेरा डाल रखा किसने, चांद साहब ने तिरचनापल्ली के दुर्ग में वो कैद है, उसको कैसे लेके आए। तो यहां पर एक बहुत बढ़िया बात निकल करके आई, जब चंदा साहब ने कर्नाटक पर क्या किया था, कब्जा किया था, तो उसने अपनी राजधानी बनाई थी अकार्टा, ये भाई अकार्ट को अपनी राजधानी बनाई थी। चंदा साहब जब क्या थे, नवाब थे कर्नाटक के, तो उन्होंने अकार्टा को अपनी राजधानी बना करके अपना काम शुरू किया था। तो यहां पर एक कलरक था भाई, अंग्रेज कलरक था एक। जब ये समस्या अंग्रेजों के सामने आई तो यहां पर एक अंग्रेज कलरक था जिसने भारत के इतिहास में बहुत सारा काम किया, और जिसका नाम आप लोग सुन चुके हैं, क्लाइव। ध्यान देना दोस्तों, एक कलरक की पोस्ट से उठ करके लॉर्ड तक पहुंचा, ये वायसराय तक बनाया कलरक। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, एक इंसान अगर सोचे तो कुछ भी कर सकता है। एक कलरक था ये सिर्फ, क्लाइव, जिसने कि भारत पर शासन, भारत की बागडोर उसके हाथ में थी। बात करेंगे कभी क्लाइव की महानता पर, लेकिन फिलहाल ये बता दो, एक मामूली सा कलरक था। और इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने एक सलाह दे दी कंपनी को, और क्या सलाह दी सुनेंगे आप। इसने ये बोला अंग्रेजों को कि आप ये जो अकार्ट है, इसका घेरा डालो। यदि आप इसका घेरा डालेंगे तो जो चांद साहब की राजधानी है, तो चांद साहब ने तिरचनापल्ली का जो घेरा डाल रखा है, चंदा साहब ने, ये ऑटोमेटिक छोड़ करके ये अपने को बचाने के लिए दौड़ेगा कि मैं मेरी राजधानी को बचा लूं। और यही हुआ। इस कलरक ने एक सलाह दी कि आप ऐसा करें। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने अकार्ट पर घेरा डाला। अकार्ट पर जैसे ही घेरा डाला तो चांद साहब ने क्या किया, चांद साहब ने वहां से कुछ हल्का प्रोग्राम किया और वापस भाग करके कहां आ गया, अकार्ट में आ गया, मैं मेरी राजधानी को बचाऊं। और वहां से मोहम्मद अली को इन्होंने निकाल लिया अंग्रेजों ने। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे एक और छोटी सी सिचुएशन बताता हूं मैं आपको। जब ये सिचुएशन क्लियर देखा, बड़े फिर एक बार रिवाइज करा दे तो भाई यहीं पे ध्यान आएगा। देखिए सिचुएशन कैसी बन गई है, फ्रांसीसी सबल हो चुके हैं, क्योंकि हैदराबाद का जो निजाम है सलावत जंग, वो कौन बना रहा है, फ्रांसीसी बना रहे हैं। यहां तक क्लियर होगा, फ्रांसीसी बना रहे हैं। और जो अंबूर का युद्ध भी जब जीता था, मैं यहां पे एक बात आप लोगों को बताना भूल गया, अंबूर के युद्ध 1749 में जब इन्होंने जीत हासिल करी थी, तो फ्रांसीसियों को 20 लाख रुपए, 20 लाख तो डुप्ले को, 5 लाख सैनिक, 50 लाख फ्रांसीसी कंपनी को, और डुप्ले को 1 लाख की जागीर। 1 2 3। जब ये युद्ध जीते थे तो ये चीजें इनको मिली थी फ्रांसीसियों को। और अब तो इन्होंने क्या किया, निजाम जब सलावत जंग को बनाया, रास्ते में जब मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी, तो मुजफ्फर जंग के जब बेटे को बुशी ने निजाम बना दिया, तो उससे भी इन्होंने लिया क्या, 4 डिस्ट्रिक्ट ले लिए थे हैदराबाद के। चलो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता, लेकिन आप लोगों को बता दूं, इन्होंने कुछ न कुछ मिला था। ओके, जब ये अकार्टा पर घेरा डाला अंग्रेजों ने, तो ये जब चांद साहब वहां से भाग करके यहाँ आए, और यहां पर मेजर थे इंग्लिश से, यहां पे तिरचनापल्ली का घेरा उठाने के लिए एक थे मेजर हेंस, मेजर थे, एक अंग्रेज अधिकारी लगा लो आप। एक अंग्रेज अधिकारी ने जब इसको ये बोला कि आप यहां से घेरा उठाए, तो ये वहां से भाग करके यहां पहुंचा घेरा उठाने के लिए, और यहां जब आया तो ये यहां से भी भाग गया। जब इसने देखा कि तेरी बात अब बनने वाली नहीं है, और फ्रांसीसी इसकी कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर पा रहे थे उस समय, ये यहाँ से भाग गया। तो तंजौर के राजा थे, तंजौर आपने जिक्र सुना होगा, तंजौर के एक राजा ने चांद साहब की हत्या कर दी भाई, चंदा साहब की हत्या कर दी भाई, खत्म कहानी उसकी। चंदा साहब की क्या कर दी, हत्या कर दी। और जब चंदा साहब की हत्या कर दी तंजौर के राजा ने, ये भाग गया, तंजौर के राजा ने जब हत्या कर दी, लंबी खिंच जाएगी अगर मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा तो आपको, बस सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि तंजौर के राजा ने चंदा साहब की भागते हुए उसको पकड़ करके उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद जो अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को नवाब कर्नाटक का, भाई कर्नाटक का नवाब बना दिया। राइट डाउन कर लो भाई आप एक बार, फिर बहुत आगे चलेंगे, काफ़ी कुछ है अभी।
सारी की सारी बातें कब की हैं? 1752 से 54 के बीच की सारी सारी बातें हो रही हैं भाई। ठीक है, मोहम्मद अली को क्या बना दिया? कर्नाटक का नया नवाब बना दिया। और 1754 ईस्वी में, 1754 में डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार ने वापस बुला लिया। आपसे पूछा जा सकता क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है कि फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस कब बुलाया? तो 1754 में। और ये फ्रांसीसी सरकार की एक बहुत बड़ी भूल थी। देखिए सर, देखिए दोस्तों, क्लास मेरे ख्याल में लंबी जा रही है, मुझे रोकना पड़ेगा। 10, 15, 20 मिनट का क्लास थी, मैं चाह रहा था ऐड करना, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर कराएंगे। अब फिलहाल एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ जो आज की जो क्लास हुई है, वहाँ पर बात करूँगा। देखो, मैंने बात करी कर्नाटक के प्रथम युद्ध की भाई, किस प्रकार से हमने कर्नाटक का प्रथम युद्ध देखा कि कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था कब से कब तक हुआ? 1740 से 1748 तक ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो किसका कैसे प्रारंभ किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। उसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ, सेंट थोमे का युद्ध। सेंट थोमे का युद्ध कब हुआ? कर्नाटक के युद्ध के बीच में ही काउंट करेंगे हम। सेंट थोमे जगह, सेंट थोमे का युद्ध 1748 ईस्वी में। ये किस किस के बीच हुआ था? ये आप लोगों को फ्रांसीसियों और अनुरुद्दीन के बीच में हुआ था, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, इस युद्ध में एलास बेल की संधि के द्वारा इस युद्ध को भी बराबर पे छोड़ दिया गया था। मद्रास अंग्रेजों को मिल गया था, और भाई जो अमेरिका में लुइनबर्ग था जो, वो किसको मिल गया था? फ्रांसीस को मिल गया। उसके बाद हमने बात करी कर्नाटक के दूसरे युद्ध की। कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब से कब तक हुआ? कर्नाटक का दूसरा युद्ध 49 से लेकर के 55 तक हुआ। 49 में कैसे क्या सिचुएशन बनी आपको पता है? 48 के अंदर जो महाराज जी थे वो खत्म हो गए। कौन? हैदराबाद के नवाब थे आसफ जहां, वो खत्म हो गए। आसफ जहां खत्म होने पर 2-3 उत्तराधिकारी हो गए, उसमें मुजफ्फर जंग हो गया, और ये हो गया नासिर जंग का। नासिर जंग का समर्थन अंग्रेजों ने कर दिया, मुजफ्फर जंग का किसने कर दिया? फ्रांसीसियों ने कर दिया। एक्चुअल शुरुआत किसने करी? डुप्ले ने करी थी। डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को बोल दिया कि तू नवाब बन जा, हम तेरी मदद करेंगे। एंड देन इधर बात करें तो इधर बात क्या हुई? इधर इसने चंदा साहब आज़ाद हो गए। चंदा साहब ने भी जाकर अनुरुद्दीन को बोला तू कुर्सी छोड़, आप यहाँ से हटिए, मेरा हक है। तो यहाँ पे सिचुएशन, इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करी किसने करी? फ्रांसीसियों ने करी। जब इस सिचुएशन का फ्रांसीसियों ने कोशिश करी तो अंग्रेजों का ध्यान इस तरफ गया कि ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे। तो उन्होंने भी फिर किसको समर्थन दे दिया? उन्होंने समर्थन दे दिया नासिर जंग को, और इधर दे दिया किसको? नासिर जंग को समर्थन दे दिया इन्होंने। जब नासिर जंग को इन्होंने समर्थन दे दिया, और साथ ही इधर जो जो संयुक्त सेनाओं का आपस में युद्ध हुआ, पहले युद्ध हुआ, तो उस युद्ध के अंदर क्या हुआ था? तीनों सेनाओं ने मिलकर अनुरुद्दीन को हरा दिया। अब जब उसको हरा दिया तो वो वहाँ से उसको हरा दिया, और उसका जो बेटा था मोहम्मद अली, वो क्या हुआ? वो वहाँ से भाग के तिरुचनापल्ली के दुर्ग में शरण ले ली उसने। अब इधर चंदा साहब को बोल करके कर्नाटक का नवाब बना दिया। अकाटा उन्होंने नई राजधानी बनाई। पूछा जा सकता अकाटा कहाँ की राजधानी थी, किसके कार्यकाल में राजधानी थी? इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब वो राजधानी बना दी तो उसके ऊपर कब्जा डलवा दिया। तो वहाँ पर क्लाइव ने, जो कि बाद में लॉर्ड क्लाइव के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो कि बहुत सारा कुछ उन्होंने हिंदुस्तान में किया, क्लाइव ने एक सलाह दे दी कि भाई इनको चाहिए थे मोहम्मद अली। मोहम्मद अली मिलने से क्या होता है? इनको कर्नाटक का नवाब बनाना था। कर्नाटक के नवाब के लिए मोहम्मद अली को कैसे निकालें? तिरुचनापल्ली का घेरा डाल रखा, वो उस घेरे के अंदर कैद है। तो इन्होंने अकार्टा का घेरा डाला, और एक अंग्रेज अधिकारी वहाँ पर पहुंचा और उसने घेरा उठाने के लिए बोला। तो जैसे वो वहाँ से भागा तो तंजौर के राजा ने पकड़ करके उसकी हत्या कर दी। किसकी? चंदा साहब की। तो वो भी साइड हट गया। इधर क्या था? जो बुशी लेके आ रहा था किसको? मुजफ्फर जंग को। जैसे नासिर जंग की सेना ने विद्रोह किया था, तो नासिर जंग उधर हैदराबाद का जो निजाम था, सेना के युद्ध जीतने के बाद क्या हुआ था? अंग्रेज और नासिर जंग की सेना ने आपस में जब मिलकर के फ्रांसीसी के खिलाफ युद्ध किया तो युद्ध जीत गए, लेकिन नासिर जंग की सेना ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। नासिर जंग को ही उसकी हत्या कर दी। यहाँ पर डुप्ले ने फायदा उठाया। डुप्ले ने फायदा उठा करके सीधा मुजफ्फर जंग को क्या कर दिया? घोषित कर दिया नवाब हैदराबाद का। अब जब उसको लेकर के बुशी जा रहा था तो रास्ते में कुछ पठानों ने मिलकर के उसको भी खत्म कर दिया। तो क्या वहाँ पर उसने दिमाग से काम लिया और उसने तुरंत ही उसके दूसरे लड़के को क्या कर दिया? घोषित कर दिया, हैदराबाद का निजाम बना दिया। सलावत खां को जब उन्होंने बना दिया तो हैदराबाद के ऊपर किसकी पकड़ है? हैदराबाद के ऊपर पकड़ किसकी है? फ्रांसीसियों की। सिचुएशन क्लियर होगी, क्योंकि निजाम हैदराबाद का उन्होंने बनाया, और सलावत खां से उन्होंने क्या कर लिया? 4 जिले भी ले लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद फिर आगे हम बढ़े। इन्होंने जब इस प्रकार की सारी चीज़ें, चंदा साहब को भी चंदा साहब की भी हत्या होगी एक क्लाइव ने, और यहीं से क्लाइव की प्रोग्रेस शुरू हो गई थी। जब क्लाइव की एक सलाह ने कंपनी का रुख ही बदल दिया, तो क्लाइव को लोगों ने ऊपर उठाना शुरू कर दिया, अंग्रेजों ने, और वो उसको लास्ट जो पोस्ट होती थी कभी इंडिया के अंदर, वहाँ तक वो पहुँचने में कामयाब हुआ। अब हम ये सारी की सारी बातें कर रहे हैं 1752 में से लेकर के 54 के बीच की। 1754 में एक कहानी हुई। 1754 में क्या हुआ? इधर जब फ्रांसीसी
इन्होंने किसको, मोहम्मद अली को तिरुचिरापल्ली के दुर्ग से निकाल लिया और कर्नाटक का नवाब बना दिया, चंदा साहब को मार दिया। और उसी दौरान में फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने एक हरकत कर दी, और हरकत क्या कर दी मेरे मित्रों, वो हरकत ये कर दी कि डुप्ले को वापस बुला लिया। अब जब, और उनकी जगह पर गोडेहू उनकी जगह पर, चलो मैं बता दूंगा आपको, गोडेहू को भेज दिया। ठीक है, अगली जो हमारी क्लास रहेगी वो यहीं पर रहेगी, गोडेहू को लेकर के ही जो हमारी क्लास चलेगी, यहीं से ही हमारी क्लास स्टार्ट रहेगी। आज की जो हमारी क्लास थी दोस्तों, इसमें देखिए थोड़ी सी उलझन भरी क्लास थी, लेकिन क्वेश्चन कम से कम, अगर मैं आप मेरे को ये बोलें कि सर इसके क्वेश्चन बना के दो, तो मैं कम से कम 100 क्वेश्चन आप लोगों के बीच में पुट कर सकता हूँ, जिसमें से 50 क्वेश्चन वो होंगे जो कि पेपर में आ चुके हैं। देखिए, वाडियावास का युद्ध, सेंट थोमे का युद्ध, अंबूर का युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का दूसरा युद्ध, कर्नाटक का तीसरा युद्ध, ये सारे के सारे क्या हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन जाता है कि यहाँ पे सर्वोच्चता को लेकर के लड़ाई और युद्ध हो रहा है। चलिए दोस्तों, समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप लोग तो 10 मिनट की क्लास बड़ी मुश्किल से देखते हैं, तो घंटे भर की क्लास कैसे देखेंगे? इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँ, क्योंकि मैं पढ़ाने में इतना खो गया था कि मुझे पता ही नहीं लगा समय कितना हो गया। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं हेमंत फिर मिलूंगा आप लोगों से एक और नई क्लास लेकर के बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में। आप लोग कमेंट्स प्लीज़, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू, जय।